भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रेलवे, वंचक, पेटीएम, ड्रीम 11, बायजू इत्यादि। वंचक नमस्कार, मैं वंचक आतंकवादी द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आतंक समाचार के विस्फोट कार्यक्रम में। आज हमारे विस्फोट का विषय है राष्ट्रीयकरण बनाम निजीकरण। आज मैं इस विषय का विश्लेषण करूंगा कि ये राष्ट्रीयकरण और निजीकरण के बीच में क्या अंतर है और बीते दिनों या फिर आए दिन चलते आ रहे इस विषय पर हमारा आतंक समाचार का क्या नज़रिया है, क्या विश्लेषण है। हमने पिछले समय में या फिर अभी ही कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले हमने देखा कि राष्ट्रीयकरण और निजीकरण के मुद्दे पे बहुत सारे राष्ट्रीय बैंक, बहुत सारे सरकारी बैंक, राष्ट्रीयकरण या फिर यहाँ पे सीधा कहें राष्ट्रीयकरण को हम शुद्ध भाषा में या फिर आम भाषा में देखें तो सरकारी, और निजीकरण अर्थात वहाँ पे हम निजी कंपनियों की बात करेंगे, सरकारी और निजी। तो हमने बीते दिनों या फिर कुछ महीने पहले देखा कि बैंक के बहुत सारे सरकारी बैंक के लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, इसलिए कि सरकार शायद उनके बैंक को निजी हाथों में सौंप दे, निजीकरण कर दे, सरकारी बैंक का दर्जा हटाकर उन्हें किसी निजी हाथों में सौंप दे। तो यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉय, बहुत सारे लोग या फिर कहें तो लगभग सारे बैंक और उनके एम्प्लॉय जो हैं वो सड़क पर आकर स्ट्राइक, धरना वगैरह ये सारा कुछ कर रहे हैं। और ऐसा ही बीते समय में अगर हम भारत की बात करें तो बीते समय में बार बार ऐसा होता रहा है, चाहे वो बैंक की बात हो या फिर अलग अलग राष्ट्रीय कंपनियों की बात हो, अलग अलग राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, अलग अलग सरकारी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो। तो यहाँ पर हमें ये देखना है, ये विश्लेषण करना है, ये जानने की कोशिश करनी है कि ये जो भी स्ट्राइक हो रहे हैं, ये जो भी धरने दिए जा रहे हैं निजीकरण के खिलाफ, उन्हें लगता है, जो लोग धरना दे रहे हैं उन्हें लगता है कि सरकार उनके ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, वो निजी हाथों में चली जाएगी जिसके खिलाफ वो धरना दे रहे हैं। तो आखिर ये डर क्या है, क्यों वो निजी हाथों में जाने से डर रहे हैं? सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को जानने की कोशिश करनी होगी, इस चीज़ को जानने का प्रयास करना पड़ेगा। तो जो लोग भी हड़ताल कर रहे हैं उनका यही कहना है या फिर उनका यही मानना है कि जब उनका ऑर्गेनाइजेशन, जिस सरकारी संस्थान, जिस राष्ट्रीय संस्थान में वो काम कर रहे हैं, अगर वो किसी निजी हाथों में चली जाती है तो वहाँ पर उनकी जॉब की गारंटी नहीं होगी। कभी भी उन्हें टर्मिनेट, डिसमिस या अलग अलग तरीके से जॉब से निकाला जा सकता है। उनकी सैलरी, उनका मासिक वेतन जो है वो रोका जा सकता है, कम या ज़्यादा किया जा सकता है। उनकी जॉब की गारंटी नहीं होगी, कभी भी उन्हें किसी भी कारण से हटाया जा सकता है। बहुत सारे पेंशन वगैरह ये सब भी मुद्दे हैं या फिर बहुत सारे अलग अलग मुद्दे हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि अगर वो निजी हाथों में, अगर उनका ऑर्गेनाइजेशन चला जाएगा तो वो निजी कंपनी, निजी हाथों के एम्प्लॉय हो जाएंगे, निजी ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी हो जाएंगे, जिसके कारण से उन्हें बहुत सारे जो अभी फ़ायदे मिल रहे हैं उसका उन्हें नुकसान झेलना पड़ेगा अगर वो निजी हाथों में चले जाते हैं। लेकिन सरकार चाह रही है या फिर सरकार कोशिश कर रही है कि बहुत सारी कंपनियों को, बहुत सारी राष्ट्रीय कंपनी, बहुत सारी सरकारी कंपनी, बहुत सारे सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान को वो निजी हाथों में दे दे। तो यहाँ पे हमें दोनों पक्ष को जानने की, दोनों पक्ष को समझने की कोशिश करनी होगी। एक पक्ष तो था जो हड़ताल कर रहे हैं, जो इसके खिलाफ हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर ऐसा होगा तो वो किसी निजी हाथों के गुलाम बन जाएंगे, निजी हाथों में चले जाएंगे, फिर वहाँ पे उन्हें काम भी ज़्यादा करवाया जाएगा, सैलरी भी शायद कम दी जाएगी। ये सब उनका डर है। और भी बहुत सारे जो फ़ायदे हैं, जो चीज़ें उन्हें सरकारी तौर पे मिल रही है वो शायद निजी तौर पे नहीं मिलेगी। तो इसके कारण से ये लोग धरना दे रहे हैं और इसके खिलाफ़ हैं। जबकि सरकार चाह रही है कि अगर ये निजी हाथों में चली जाए तो फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का जो अभी वो कर्ज में जा रहा है
बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो सरकारी संस्थान है वो कर्ज में जा रहे हैं, सरकार उसे निजीकरण करने का प्रयास कर रही है, निजी हाथों में देने की कोशिश कर रही है। तो उनका मकसद, सरकार का मकसद ये है कि अगर ऐसा होता है तो हमें आर्थिक मजबूती मिलेगी, हम कर्ज से बाहर आ सकते हैं, हम अपने जीडीपी को, जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, वो भी मजबूत होगा, वो भी बढ़ेगा और ये सारी चीज़ें होगी जिसके कारण से भारत जो है वो आर्थिक तौर पर मजबूत होगा। तो सरकार का पक्ष ये है कि उन्हें अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करना है, उन्हें कर्ज से इन सारी कंपनियों को निकालना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, चाहे वो एयर इंडिया की बात हो या फिर अलग अलग चीज़ों की बात हो, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो शायद ये संस्थान जो है ये आने वाले समय में अपने आप कर्ज के बोझ तले दबकर ख़त्म हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी। और जो एम्प्लॉय हैं वहाँ के, वो चाहते हैं कि नहीं, ये सरकार के हाथ में ही रहे। तो ये दोनों पक्ष हैं। अब मैं अपने विश्लेषण को आगे बढ़ाने से पहले दो चीज़ों को परिभाषित करना चाहता हूँ। मैं जानकर इसे पहले परिभाषित नहीं किया, ये मुझे शुरू में परिभाषित करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, शुरू में नहीं, थोड़ा सा विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं फिर परिभाषित करते हैं तो ये ज़्यादा सार्थक रहेगा। यहाँ पे मुझे दो शब्द को परिभाषित करना है, एक सरकारी और एक निजी, एक राष्ट्रीयकरण और दूसरा निजीकरण, एक नेशनलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन। सरकारी नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या है कि यहाँ पर वो सारी चीज़ें होती है, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे संस्थान होते हैं जो सरकार के अंदर डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार या राज्य सरकार, अलग अलग राज्य के अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के जो भी सरकार हैं, जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो भी मुख्यमंत्री हैं, जो भी वहाँ की जो सरकारी तंत्र है, ये उसके अधीन होते हैं, उसके अंदर काम करते हैं। तो ये हैं सरकारी संस्थान। जबकि निजी संस्थान वो होते हैं जो किसी भी निजी हाथों में किसी भी आम आदमी का वहाँ पे स्वामित्व होता है, वहाँ पे वो मालिक हो सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखनी होगी, जो बहुत सारे लोग जो इस निजीकरण के खिलाफ़ हैं वो ये कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो सरकार का जो है वो तंत्र जो है वो निजी हाथों से में अगर जाने से सरकार का जो वहाँ पर पकड़ है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कोई भी संस्थान, चाहे वो निजी हो या सरकारी हो या फिर जो भी हो, अगर आप पकौड़ा भी बेचते हैं तो आपको उस देश के, उस राज्य के कानून को मानना होगा। सरकार वहाँ पर, अगर आप पकौड़े में भी जहर डालकर बेचते हैं तो सरकार आपको एयरलिफ्ट कर अरब सागर या बे ऑफ बंगाल में फेंकने का ताकत रखती है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा कि चाहे वो निजी कंपनी हो, वो भी सरकार के अधीन ही होती है, बस वहाँ पे स्वामित्व जो है वो निजी हाथों में चला जाता है। यहाँ पे ये नहीं कि अगर निजी कंपनी है तो उनका अपना रूल और रेगुलेशन होगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर अपने स्टेट के, अपने केंद्र शासित प्रदेश के सरकार और वहाँ के नियम को अनदेखी करेंगे, वहाँ से ऊपर हो जाएंगे। क्योंकि सरकार सरकार होता है और सरकार शब्द ही अपने आप में काफ़ी है बताने के लिए कि सरकार से ऊपर कुछ नहीं है। आपको सरकार के अधीन रहना ही होगा, चाहे आप वो निजी ही क्यों ना हो। बस स्वामित्व जो है वो आपको मिल जाएगा, आप काम करेंगे, आपको प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, लेकिन काम तो आपको उस सरकार के अधीन में रहकर ही करना होगा। सरकार जो है वो आपकी ऊपर से देख रेख करेगी ही कि आप सही हैं, इथिकल हैं, सही इस तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि सरकारी हो या निजी हो, वो सरकार के अंदर ही होगी। बस सरकारी जो है वहाँ पर मालिक ही सरकार होती है, वहाँ पे स्वामित्व ही सरकार का होता है, और निजी में स्वामित्व बस आम आदमी के पास या निजी हाथों में चला जाता है और देख रेख तो सरकार के अंदर होती ही है, वो भी सरकार से ऊपर नहीं होता। तो अब मैं अपने आतंक समाचार और मैं अपना राय यहाँ पे देना चाहूँगा कि कौन सा पक्ष सही है और कौन सा पक्ष गलत है। तो मैं दोनों पक्ष को सही मानता हूँ। मैं सरकार के पक्ष को भी सही मानता हूँ कि वो चाहते हैं कि निजीकरण, और मैं जो स्ट्राइक कर रहे हैं इनके पक्ष को भी सही मानता हूँ कि ये चाहते हैं कि निजीकरण ना हो, ये सरकारी ही बने रहे। लेकिन हमें ये देखना होगा, ये गौर करना होगा और ये सोचना होगा कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई कि एक सरकार खुद कह रहा है, एक सरकार खुद ये कह रहा है कि मैं अपना मालिकाना हक छोड़ता हूँ। कोई भी संसार में मैक्सिमम जितने भी बुद्धिमान आदमी हैं वो चाहते हैं कि उनका मालिकाना हक
किसी भी चीज़ पर हो, सही तरीके से हो। लेकिन यहाँ पर आखिर क्यों ऐसी स्थिति आ गई कि सरकार कह रही है कि मैं मालिक नहीं बनूंगा आपका मालिक कोई और बनेगा, और यहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, मेरे माई बाप, मेरे मालिक तो आप ही हो, आप ही रहोगे। और सरकार कह रही है कि नहीं, मैं मालिक नहीं रहूँगा, मैं मालिकाना हक छोड़ना चाहता हूँ, मैं निजी हाथों को देना चाहता हूँ। आखिर ऐसी सिचुएशन क्यों आई कि एक पावर को, लोग आज पावर के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन आज सरकार जो अपने पावर को कम करना चाह रही है, अपने स्वामित्व को कम करना चाह रही है। आखिर ऐसी मजबूरी सरकार के पास कैसे आई? तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखना, हमें ये देखना होगा कि जो लोग, भारत की बात कर रहे हैं अभी हम, जो लोग सरकारी नौकरी की तरफ जाते हैं, शुरू से ही हमारे समाज में क्या है, बिहार, यूपी या फिर हिंदी बेल्ट के समाज में, गुजरात वगैरह थोड़ा सा बिजनेस बेल्ट और अलग बेल्ट और अलग भाषा के बेल्ट में चला जाता है, उसको छोड़ते हैं। लेकिन अधिकांश भारतीयों और अधिकांश भारतीय समाज की सोच ये है, यहाँ तक गुजरात और अलग अलग राज्यों में, अगर हम पूरे भारत की ही बात करें तो लगभग सभी लोगों की सोच यही है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी के लिए वो अपने ज़मीन को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो अपनी, यहाँ तक कि किडनी को भी अगर उनको ज़रूरत पड़े बेचने का, तो वो एक किडनी भी बेच दें, पैसा, पढ़ाई, या फिर जिस तरीके से अगर उनको रिश्वत देकर या किसी तरीके से अगर उनको सरकारी नौकरी मिल जाती है तो वो जाना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो लोग ऐसा चाहते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी में, मैं सबों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उद्यमी बनना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निजी कंपनियों में काम करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से समाज सेवी बनना चाहते हैं। लेकिन जो सरकारी की तरफ जाना चाहते हैं, उनमें से, मैं उनमें से भी 100% की बात नहीं कर रहा, उनमें से लगभग 60 से 70 से 80%, ये मैं कम ही कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही होंगे, वो लोग इसलिए सरकारी में जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक बार सरकारी में जाएंगे तो उनका जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सेट हो जाएगा। ये जो सेट शब्द है, जो जीवन सेट हो जाएगा, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है लोगों के सरकारी नौकरी की तरफ जाने में। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो एक बार चले जाएंगे तो उन्हें फिर कोई निकालने वाला नहीं होगा उस ऑर्गेनाइजेशन से, वहाँ पे उनको काम कम करना पड़ेगा, वहाँ पे उनको सैलरी ज़्यादा मिलेगी और उन्हें ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, क्योंकि उनका जो मालिक है वो तो उनसे बहुत दूर रहेगा, उनका जो सरकार और बहुत दूर है, उसके बीच में बहुत सारे तंत्र हैं, वहाँ पर वो किसी तरीके से भ्रष्टाचार का इस्तेमाल करके वो सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, रिश्वतखोरी करेंगे और ऊपर तक वो बात को नहीं पहुंचने देंगे और सारा कुछ मिला जुला कर चलता रहेगा, ज़िंदगी उनकी सेट हो जाएगी। आज हम बैंक की बात करते हैं, बहुत सारे, मैं सबों पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे बैंक कर्मी हैं जो बाहर के लोगों को उस तरीके से वो सारी चीज़ें नहीं बताते या वो सारी सुविधा नहीं देते जो अपने रिश्तेदार, अपने जानने वाले या फिर अपने जो उनके साथी हैं उन लोगों को वो चीज़ देते हैं। होम लोन की बात करें या एजुकेशन लोन की बात करें, वो सारा चीज़ जो है वो बाकियों के लिए, आम जनता के लिए रूल और रेगुलेशन बनकर रह जाता है, जबकि बैंक के लोगों के लिए या बैंक के जानने वाले लोगों के लिए वो चीज़ बहुत बगैर रूल और रेगुलेशन के काम करता है। अगर हम सरकारी शिक्षकों की बात करें, सरकारी शिक्षकों की बात करें तो वो लोग, सरकारी सारे की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें से अधिकांश ये हैं जो क्लास लेना नहीं चाहते, जो सिर्फ इसलिए सरकारी बने हैं, सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं क्योंकि उन्हें सैलरी तो मोटी मिलेगी और वो बस वहाँ पे अटेंडेंस बनाकर आ जाएंगे, उससे सारा कुछ मैनेज हो जाएगा, क्लास लें न लें उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से रेलवे में अगर हम बात करें तो रेलवे में टीटीई जो हैं वो सीट बेचते हैं, बाकी लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता, अंदर सीटें बेची जाती है, और भी अलग अलग सेक्टर में ये सारा भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण से सरकार के पास वो सारे पैसे नहीं जा रहे हैं, ये सारे पैसे इन लोगों के बीच में रह जा रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के बीच में रह जा रहे हैं, और इसी कारण से वो जो आर्थिक फ़ायदा सरकार को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है और सरकारी कंपनियां जो है वो कर्ज में चली जाती है। तो
यहाँ पर सरकार भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। सरकार भी चाहे तो इन सारे लोगों को वैचारिक डंडा, आर्थिक डंडा मार सकता है और इन लोगों को हटाकर सारा कुछ कर सकता है, लेकिन सरकार के पास भी मजबूरी है, क्योंकि एक सरकार अगर ऐसा करेगी तो दूसरा सरकार इसका विरोध करेगी और दूसरा सरकार कहेगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा कुछ जो है वो राजनीति है, सारा कुछ जो है वो वोट बैंक है, क्योंकि यही लोग उन्हें वोट देंगे। एक आरक्षण की बात होती है तो रातों रात राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं। सिर्फ आरक्षण पे बात होती है कि आरक्षण की हम समीक्षा करेंगे तो रातों रात बहुत सारे राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं कि आरक्षण, ये सरकार आएगी तो आरक्षण हटा देगी। इस पर सरकार को फिर कहना पड़ता है कि नहीं, हम तो जब तक रहेंगे तब तक आरक्षण रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो बयान जो था वो सिर्फ समीक्षा की थी, मैं उस बयान को भी वापस लेता हूँ। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, तो सरकार की भी मजबूरी है। सरकार चाहे तो एक दिन में सारा कुछ सही कर देगी, लेकिन वो एक दिन में 2 दिन में सही कर देगी, लेकिन जब अगला चुनाव होगा तो वो खुद साइड हो जाएगी, उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। जो दूसरा आएगा वो उसी भ्रष्टाचार को आधार बना के कहेगा कि मैं आपको नौकरी वापस कर दूंगा, और वो लोग जो हैं वो उनको वोट देंगे। और फिर ये सारे जो डर हैं, राजनीतिक डर हैं, जिसके कारण से सरकार जो है वो डायरेक्ट ये कदम नहीं उठा पाती है। लेकिन अभी की सरकार ने जो ये कदम उठाया है, वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे तो हम आर्थिक तौर पे पिछड़ते जा रहे हैं। वो भी डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं कि रीजन क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो भी अगर ऐसा कहेंगे तो उन्हें पता है कि उन्हें राजनीतिक नुकसान हो जाएगा, उनकी भी राजनीतिक मजबूरी है। इसके कारण से वो भी डायरेक्ट खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं, वो भी असमंजस में ही रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ऐसा कुछ अगर वो सीधे कह देंगे तो उन्हें नुकसान हो जाएगा। तो इसी कारण से वो चाहते हैं कि मैं निजी हाथों में दे दूँ, क्योंकि निजी हाथों में अगर जाएगा तो वहाँ पे जो निजी उसका स्वामी होगा, जो उसका मालिक होगा, जो उसका संस्थापक होगा, जो उसका ओनर होगा, वो अपने अंडर में, अपनी देख रेख में काम करवाएगा। वहाँ पे एम्प्लॉय को काम करना होगा, आराम नहीं करना होगा। अगर आप काम अच्छे से कर लेते हैं तो वही सबसे बड़ी आपकी आराम है, वही सबसे बड़ा आपका संतुष्टि है। लेकिन ये चीज़ सरकारी में मिसिंग है। तो यही डर है कि ये जो सरकारी लोग हैं, अगर ये प्राइवेट की तरफ जाते हैं तो ये जो आराम वाला, जो भ्रष्टाचार वाला है, वो वहाँ पे कमी हो जाएगा। पैसा, सैलरी भी शायद वहाँ पे कम हो जाए या ना हो, बात वो नहीं आती है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि एक सरकारी कर्मचारी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से, भ्रष्टाचार की हम बात ना करें, भ्रष्टाचार से तो करोड़ों कमाए जाते हैं, सही तरीके से वो 1 से 2 से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया ही महीना कमा सकता है। जबकि एक निजी कंपनी में अगर वो सही तरीके से परफॉर्मेंस करेगा और उसका अप्रेजल सही तरीके से होगा तो वो करोड़ों सालाना कमा सकता है। वो लाख, 10 लाख, 15 लाख महीने का कमा सकता है अगर वो सही तरीके से काम करे तो यहाँ पे हमें इस पक्ष को भी देखना होगा कि आखिर ये डर क्या है। डर ये है कि ये लोग चाहते नहीं हैं कि इनके ऑर्गेनाइजेशन में भ्रष्टाचार ठीक हो, क्योंकि ये लोग उसी भ्रष्टाचार, सबकी बात नहीं कर रहे, फिर ये लोग उसी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इनको लगता है कि अगर ऐसा जाएंगे तो इनका जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर जो है, या फिर कहें तो वो जो इनको जो एक जो कॉर्नर मिला हुआ है कि इनका लाइफ सेट है, अब इनको कुछ करना नहीं है, सारा कुछ ये चीज़ है, वो सारी चीज़ों में कमी हो जाएगी। तो लेकिन जो सही कर्मचारी हैं वो दिल से चाहते होंगे कि ये चीज़ हो, या तो उनका ऑर्गेनाइजेशन सुधर जाए। अगर उनकी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में भ्रष्टाचार सुधर जाएगा तो फिर उन्हें, उनकी ऑर्गेनाइजेशन को कोई निजी करना ही नहीं चाहेगा। लेकिन अगर ये हो रहा है तो आज ये मजबूरी है सरकार की कि वो अपना स्वामित्व ख़त्म करना चाहती है, कम करना चाहती है। यहाँ पर मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया था शुरू में, स्टेट बैंक, भारतीय रेलवे वगैरह की, ये जो सरकारी हैं, जबकि कुछ प्राइवेट की बात की थी, बायजू, वंचक, पेटीएम, ड्रीम 11 इत्यादि। तो अगर मैं मानता हूँ, मेरा आतंक समाचार मानता है कि अगर ये निजीकरण होगा तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ेंगे। हमारे आपके जैसे बहुत सारे निजी लोग, मेरा वंचक व्यापार समूह, ऐसे ऐसे बहुत सारे, बायजू, पेटीएम, ड्रीम 11, ये सिर्फ इंडिया की वो सारी कंपनियां हैं जो पिछले 5, 6, 7, 8 सालों में, 10 सालों में बनी है और आज ये आर्थिक तौर पर कहाँ से कहाँ निकल गए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन वंचक की बात नहीं कर रहा कि आर्थिक तौर पर बहुत आगे निकल गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बायजू है, पेटीएम है, ड्रीम 11 है और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कहाँ से कहाँ निकल गए और इनके यहाँ लोग एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो अगर ये निजीकरण होगा तो ये तो हमारे उद्यमिता को भी बढ़ाएगा, ये हमारे इंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ाएगा। यहाँ पे नए नए स्टार्टअप्स आएंगे, तो वो
आपको मालिक बनाएंगे। आप जो नौकर बनकर काम करना चाह रहे थे, ये आपको मालिक बनने के लिए भी प्रेरित करेंगे। और जब आप मालिक बनेंगे, जब आप संस्थापक बनेंगे, आप बहुत सारे लोगों को नौकरी भी देंगे, आप बहुत सारे लोगों को अपना सहकर्मी भी बनाएंगे। मैं यहाँ पे नौकरी शब्द इस्तेमाल इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि नौकरी शब्द जो है वो नौकर से निकला हुआ है, और मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी शब्द इसलिए इस्तेमाल नहीं करता हूँ क्योंकि ये एक हीन भावना वाली शब्द है। मैं सहकर्मी मानता हूँ सभी लोगों को जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो अगर ऐसा होगा, निजीकरण होगा, तो ये स्टार्टअप्स बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, और इससे जॉब बढ़ेगा, इससे रोज़गार के साधन बढ़ेंगे। पहले क्या था, आज से 10 साल 20 साल पहले भारत में क्या था, कुछ कंपनियां थी, वहीं पे लोग काम करते थे। लेकिन आज की तारीख में स्टार्टअप्स और ये सारा कुछ निजीकरण होने के बाद, 1991 में एलपीजी पॉलिसी आने के बाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो कि मनमोहन सिंह जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे उस समय की कांग्रेस पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, उन्होंने एलपीजी पॉलिसी लाया जिसे भारत का औद्योगिक क्रांति माना जाता है। उसके बाद भारत का अर्थव्यवस्था जो है वो सुधर गया क्योंकि उन्होंने लिबरलाइजेशन लाया, उदारीकरण लाया, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण किया, और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण किया। मतलब उन्होंने रूल और रेगुलेशन को उदार बनाया, निजी हाथों में कंपनियों, निजी हाथों को कंपनी बनाने की अनुमति दी, और वैश्वीकरण, भारत को एक ग्लोबल विलेज बनाया कि भारत में आकर कोई भी बाहर का आदमी अपना बिजनेस कर सकता है, व्यापार कर सकता है। जिसके बाद कोका कोला, पेप्सी वगैरह अलग अलग कंपनियां अमेरिका की और अलग अलग देशों की अलग अलग कंपनियां आई, और आज भारत जो है उस समय के गरीबी से आज के डेट में आर्थिक मजबूत होता चला जा रहा है। तो इसके पीछे प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी का जो पी है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रूप। तो मुझे और आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना होगा कि ये जो प्राइवेटाइजेशन है ये कांग्रेस सरकार ने लाया था, और इसको हम नया औद्योगिक रिवॉल्यूशन या फिर कहें तो औद्योगिक क्रांति या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कहते हैं, नया औद्योगिक नीति भी कहते हैं 1991 में। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन है ये तो हमारे जीडीपी के लिए कांग्रेस भी मानती है और सारा कुछ है, और अभी की सरकार भी मानती है, और ये हमारे उद्यमिता को बढ़ाता है। तो मैं अंत में अपने विश्लेषण को ख़त्म करना चाहूँगा, और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप काम करना चाहते हैं, काम करने वाले हैं, तो आपके लिए ना तो सरकारी दिक्कत है, ना तो आपके लिए निजी कंपनियां में दिक्कत है। अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सरकारी में ही रहेंगे, लेकिन सरकारी में भी अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप नैतिक तौर पर खुश नहीं रहेंगे, डर होगा और वो सारी चीज़ें होगी। और अगर ये निजीकरण होगा तो हमें, आपको और बहुत सारे लोगों को मालिक बनने का, संस्थापक बनने का, एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, इंटरप्रेन्योर बनने का, इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने का एक मौका मिलेगा, और जिससे हम कम से कम समाज के बहुत सारे लोगों को, 5, 10, 15 ही लोगों को, या फिर आगे चल के और भी बहुत सारे, लगभग 5, 10 से शुरू करके लगभग लाखों करोड़ों लोगों को अपना सहकर्मी बना सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करवा सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ सकते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि अगर ये प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी को हम आगे बढ़ाते हैं, अगर हम इसे सकारात्मक तौर पर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जबकि ये आपको आर्थिक, नैतिक और हर तरीके से फ़ायदा ही पहुंचाएगा। मैं यहाँ पे ये नहीं कहता कि सारी चीज़ प्राइवेट ही हो जाए, सरकारी भी ठीक है, प्राइवेट भी ठीक है, लेकिन काम होना चाहिए, काम दोनों जगह होना चाहिए। अगर प्राइवेट में भी काम नहीं होता तो भी गलत है, और सरकारी में काम नहीं होता तो भी गलत है। अगर सरकारी में काम हो रहा होता तो आज बहुत सारे सरकारी संस्थान जो हैं, बड़े बड़े सरकारी संस्थान जो हैं, आज वो कर्ज में नहीं डूबे हुए होते। प्राइवेट वाले तो अगर लोन देते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है या फिर वहाँ पर एम्प्लॉय काम करते हैं तो वहाँ से उनको काम करवाया जाता है, वहाँ से उनका आउटपुट लिया जाता है, तब उन्हें रिटर्न दिया जाता है। अगर वो 1 लाख का आउटपुट देंगे तो उन्हें उससे 10,000 रुपया का रिटर्न सैलरी के तौर पे या इंसेंटिव के तौर पर दिया जाता है। तो अगर आप जहाँ पे भी हों, आप काम करें, आपके लिए वो चीज़ स्वर्ग होगा, वो संतुष्टि होगा। आपको न तो स्ट्राइक करने की ज़रूरत है, न तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपको स्ट्राइक करना है तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के भ्रष्टाचार के खिलाफ स्ट्राइक करें, आप अपने जो काम नहीं कर रहे हैं अपने सहकर्मी, उनके खिलाफ स्ट्राइक करें, आप उन सारी चीज़ों के खिलाफ स्ट्राइक करें जो आपको लगता है अंदर से कि ये गलत है, लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं या फिर आप बोलना नहीं चाहते हैं, आप चाहते ही नहीं हैं कि ये चीज़ सही हो, क्योंकि उससे आपको लगता है कि आपका आर्थिक फायदा।
स्ट्राइक करना है तो उन सारी चीज़ों पे करें। सरकार की गलत नीति है तो भी आप स्ट्राइक करें, लेकिन मुझे इस प्राइवेटाइजेशन वाले में, इस निजीकरण वाले में सरकार की गलत नीति नहीं लगती है। 99% नहीं लगती है। 1% हो तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, 1-2% में मान लेता हूँ, लेकिन हाँ 90% प्लस, 95% प्लस कहें तो 99% मुझे यहाँ पे सरकार की गलती नहीं लगती है। ये आपको मालिक बनाने की ओर प्रेरित कर रहा है। आप नौकर से मालिक की तरफ जा रहे हैं, तभी आपको सोचना होगा कि आप नौकर बने रहना चाहते हैं या मालिक बनना चाहते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्वामी बनना चाहते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर काम करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये आपके हाथों में। नमस्कार।